मैंने स्कूल का मेन गेट कैसा होता है वही नहीं देखा। क्या सूरत का टेक्सटाइल बिजनेस उधारी पे चलता है? पढ़ाई मैंने नहीं की, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं आज इस वक्त आपके सामने नहीं बैठा होता। ये एमएसएमई का जो गवर्नमेंट का नया पॉलिसी आई, उससे क्या फ़र्क पड़ा टेक्सटाइल में? पापा से मतलब बिना बोले सूरत आ गया, और जब मैं 18 रुपये लेके सूरत आया था, मुझे याद है। सूरत का टेक्सटाइल बिजनेस उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में शिफ्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी मार्केट में लगभग बहुत सारी उधारी थी, सामने से पैसा एमएसएमई में लोग थे नहीं, तो वहाँ से आने वाला नहीं था, और हमको 31 मार्च के पहले पैसे चुकाने थे। नितिन भाई, आपका स्वागत है सुरतीस के इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, कैसे लग रहा है? बहुत मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। नितिन भाई, अब एक या दो चौपड़ी पढ़े हैं। आप वो भी नहीं कहोगे तो चलेगा, मैंने स्कूल का मेन गेट कैसा होता है वही नहीं देखा। स्कूल का मेन गेट? बिल्कुल नहीं। मैं आपको अनपढ़ या पढ़ा लिखा नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिस मुकाम पे आप हो उसके लिए शायद स्कूल में नहीं, लेकिन बहुत सारी पढ़ाई आपने ज़िंदगी में की है। पढ़ाई मेरे लिए मैं पढ़ाई किसको मानता हूँ, मेरे लिए मुझे स्कूल नसीब नहीं हुआ। हमारी फैमिली की कुछ कारण ऐसा रहा, या हमारी फैमिली के ये कुछ मदर का देहांत हो गया था छोटी उम्र में, तो पढ़ाई मेरे नसीब में नहीं थी। पर जो ठोकरें खा कर हम लोगों ने जो मेहनत करके ठोकरें खाकर जो सीखा है ना, वो मेरे लिए पढ़ाई से बहुत ज़्यादा है। मुझे आज मुझे कभी अफसोस नहीं होता कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पढ़ाई अच्छी चीज़ नहीं है, पढ़ाई मैंने नहीं की। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं आज इस वक्त आपके सामने नहीं बैठा। आपका बेटा कौन सी स्कूल में पढ़ता है? मेरा बेटा अभी 8 में है। 8th में? और कौन सी स्कूल में? वो हॉस्टल में है, पंचगिनी न्यू एरा हॉस्टल है। वहाँ जैसे वो तारे ज़मीं पर शूटिंग हुई थी ना जी, वो तो उसका पहले से सपना था, भैया पापा मेरे को इस स्कूल में जाना है, तो मैंने उसको पंचगिनी वहाँ आप बिल्कुल पढ़े नहीं और आपके बेटे को वो तारे ज़मीं पे वाली स्कूल में भेजा? जी बिल्कुल, ये उसकी चॉइस थी, और मेरा भी सपना है कि मैं नहीं पढ़ा हूँ पर उसको पढ़ लिख कर कुछ ऐसा इंसान बनाना है, ऐसे इंडिया के टॉप में उसका नाम आए, ये मेरा सपना है। तो मैं ये जर्नी ऐसे कैलकुलेट करूँ, आपको पढ़ाई नसीब नहीं हुई और आपकी सक्सेस आज वो है कि इंडिया की टॉप स्कूल्स के अंदर वन ऑफ द टॉप स्कूल में आपका बेटा पढ़ता है। क्या इसको सक्सेस मेज़र में मैं लूँ, आपकी सक्सेस मेज़र में? सक्सेस अभी बहुत बाकी है। अभी ये तो ये समझ लो ये पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी। मैं मेरे परिवार को वहाँ देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की है, पर मेरी आने वाली जनरेशन को मैं वहाँ देखना चाहता हूँ कि वो उनको कोई किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हो, या वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हासिल नहीं कर सके। मैं पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे को मैं ऐसा नहीं है कि पैसा ही आपकी लाइफ में होना चाहिए। कभी कभी आपका टैलेंट, और मुझे आज मेरे पास पैसा है, पैसे के अलावा भी आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो मुझे हमेशा ये एक महसूस रहता है कि भाई कमी महसूस रहती है कि भाई मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ। पर ये मेरी लाइफ मेरी जनरेशन में तो चल गया, आने वाले समय में बच्चों की जनरेशन में नहीं चलेगा। इसके लिए मैंने उसको पहले से ऐसी स्कूल में ही डाला हुआ है कि वो सीधा रेडी होकर ही आए और आगे बिजनेस संभाले। क्या इंग्लिश की वजह से ऐसा कभी फील हुआ, या फिर कोई चैलेंज ऐसी आई, कोई ऐसी आपदा आई? आपदा तो नहीं बोलेंगे, कुछ दिक्कत आई कि बिजनेस में तकलीफ हुई हो, आपने ऐसा कभी फेस? इंग्लिश की वजह से तकलीफ बहुत सारी आई है, पर सामने वाले को कभी महसूस नहीं हुआ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। क्या बात है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया कि मैंने स्कूल का मेन गेट कैसा होता है वो कभी देखा ही नहीं है। पर आज ऐसा है कि मैंने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है कि इंग्लिश, आज कोई भी अगर इंग्लिश में बात करता है तो मैं वो समझ लेता हूँ। उसके अलावा इंग्लिश में उसका क्या आंसर देना है तो वो हिंदी में बना के दे सकता हूँ। उसके अलावा इंग्लिश पढ़ना मुझे अच्छी तरीके से आ जाता है। मैं चाहे आप कोई भी इंग्लिश में कुछ भी लिखा हो तो पढ़ सकता हूँ, आंसर नहीं दे सकता, पर उसका हिंदी में उसको ट्रांसफर करके मैं बता सकता हूँ। हाँ, तो मेरे लिए इतना काफ़ी है। जिस हिसाब से मैंने लाइफ में जो चीज़ मैंने ठोकर खा के सीखी है, वो मुझे नहीं लगता कि मुझे पढ़ाई अगर मैं स्कूल जाता तो सीख पाता। क्या बात। मुझे थोड़ा आपकी लाइफ के इनिशियल शुरू के पहले कुछ दिनों के बारे में बताएं। क्या हुआ था? आपकी मदर का देहांत हुआ था, तब आप 6 साल से थे। उसके बाद किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया? उस टाइम पे आप तो नहीं होगे ड्राइविंग फोर्स, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पापा ने ही आपके लिए डिसीजन लिए होंगे। मुझे कुछ वो जानना है कि कैसे किया उन्होंने। ऐसा है कि हम लोग राजस्थान जालोर से ही बिलोंग करते हैं, और मेरे फादर का वो लोग ख़ानदानी बिजनेस घी का रहा है, और वो देसी
देसी तरीके से अपना बिजनेस चला रहे थे। तो मेरी मदर का लगभग 6-7 साल की एज में उनका देहांत हो गया था। उनको कैंसर था, तो काफ़ी इलाज में खर्चा हो गया। तो हमारे पास हम लोग मतलब ये समझ लो कि जीरो हो गए थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास। फैमिली वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट नहीं किया। तो हम लोग राजस्थान छोड़ के मतलब कहीं दूर नहीं आ सकते थे। सूरत दूर पड़ता था, बेंगलोर दूर था। तो हम लोग राजस्थान छोड़ के पास में, राजस्थान से बाहर जाना था तो हम पालनपुर मैंने चॉइस किया। पालनपुर गुजरात की पहली सिटी ऐसी थी जो राजस्थान से बाहर निकलने के बाद फर्स्ट सिटी है। तो वहाँ हम लोगों ने आके एक घी का व्यापार, जो फादर का कंटिन्यू जो व्यापार था, उसी को आगे बढ़ाकर काम का चालू किया। लगभग हमने 3-4 साल वो काम करने के बाद में जब मेरी एज 10 से 11 साल की हो गई, तब मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ बस वही लाइफ चलती रहेगी। तो मैंने बाहर जाने का प्लान बनाया और लगभग मैं 2004 या 5 में पापा से मतलब बिना बोले सूरत आ गया। और जब मैं 18 रुपये लेके सूरत आया था, मुझे याद है 18 रुपये लेके मैं सूरत आ गया। 18 रुपये लेके सूरत आए जी। और आज कितने रुपए ठीक है में लेके चल रहे हो? नहीं, रुपए ज़्यादा मायने नहीं रखते। मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरी लाइफ में पैसा कितना है या आप किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपको लोग पहचाने और किस वजह से पहचाने। आप खाली मतलब आज ये समझ लो कि धीरू भाई अंबानी है या मुकेश अंबानी है या गौतम अडानी, लोग उनको पैसों के वजह से जानते। रतन टाटा किसी भी लिस्ट में नहीं है, पर लोग उनको क्यों जानते कि वो सेवा है। आज टाटा एक ऐसी ब्रांड है, उनमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। बस एक है कि ये इंडियन कंपनी है और टाटा हमेशा अपना 70% हिस्सा डोनेट करता है। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैं ना कि मुकेश अंबानी या अडानी को फॉलो करता हूँ कि भाई उनके जैसा मुझे बनना नहीं। मुझे रतन टाटा जैसा बनना है कि मेरी कंपनी इतना ग्रोथ करे कि मैं उसका भी कुछ हिस्सा डोनेशन कर सकूँ सोसाइटी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी मेरी कंपनी का रूल्स है, हमारी कंपनी में जो भी मुनाफा होता है उसका 20% हमेशा समाज सेवा के लिए जाता है। आज भी जाता था और पहले भी, जब मैं 100 रुपये महीने कमाता था तभी भी जाता। फिर क्या हुआ? आपने काम करना कब से स्टार्ट किया? मैं 2004 में जब सूरत आया था तब मैं इनिशियली आपने काम करना कब स्टार्ट किया था? हम लोग जब पालनपुर आए तब पापा के साथ में ये था कि हम लोग पापा के साथ में बिजनेस में सेटल हो गए। पापा की हेल्प करवाते वगैरह, सामान लेने जाना है, ये जाना है, वो जाना है, तो वो काम करके फिर मैंने पापा से बोला मैं कि मुझे जॉब करने के लिए बाहर जाना है, बॉम्बे जाना है। बॉम्बे एक उस टाइम सपना हुआ करता था कि भाई मुझे बॉम्बे देखना है, करना है। तो पापा बोले नहीं, आप पालनपुर से बाहर तो नहीं जा सकते, मतलब परमिशन नहीं थी। तो फिर मैंने एक बार मतलब मन बना लिया कि मुझे जाना है तो जाना ही है। तो सूरत में मेरा एक अच्छा फ्रेंड था जो पालनपुर से है, तो मैं मतलब मॉर्निंग में सुबह 18 रुपये घर में जो पड़े थे मेरे पास, वो 18 रुपये लेके मैं ट्रेन पकड़ के सूरत आ गया। 18 रुपये लेके आप सूरत आ गए? बिल्कुल सूरत आ गया 2004 में। क्या टिकट होगी उस टाइम पर? टिकट मैंने रियली बताऊँ तो टिकट ली नहीं, 18 रुपये लेके सूरत की ट्रेन में बैठ गया और सीधा सूरत उतर गया। मुझे आगे पता नहीं था मुझे क्या करना है, क्या करने वाला हूँ। और उस टाइम फ़ोन के भी इतने कांटेक्ट नहीं थे कि भाई किसी को घर पे बता सके फ़ोन करके कि भाई मैं यहाँ आया हूँ। पापा बिना बोले पापा से बोलकर मैं सूरत आ गया। फिर क्या हुआ? उसके बाद में जब मैं सूरत आया, सूरत आने के बाद में मैंने जो मेरा फ्रेंड था वो कतारगाम साइड में कहीं रहता था, तो उसके वहाँ पे मैं लगभग 15-20 दिन रहा। उसके बाद में उसको समझा, उसने बोला आप डायमंड में जॉब कर लो। जब डायमंड में जो घिसाई का काम चलता था तो मैंने बोला नहीं, डायमंड मेरी लाइन नहीं है, ये काम मेरा नहीं है, मुझे बिज़नेस करना है। बोले क्या बिज़नेस करना? बोले सूरत में टेक्सटाइल का अच्छा बिज़नेस है, कपड़ों का व्यापार अच्छा है। तो उस टाइम पैसा था नहीं, तो बस एक ही कहीं भी जाते थे तो बोले जॉब कर लो। नौकरी मुझे करनी नहीं थी, करना था कुछ काम ही करना था। तो मेरे एक अच्छे मतलब परिचित थे मेरे पापा के, जो राजस्थान से बिलोंग करते और बॉम्बे में उनका बहुत अच्छा केसर का काम था। मैं उनके पास बॉम्बे गया मेरे फ्रेंड को लेकर, क्योंकि मैं बॉम्बे गया हुआ नहीं था। तो वो मुझे बॉम्बे लेके गया। बॉम्बे देखने की भी लालच थी, इच्छा थी बॉम्बे भी देखना है। मैंने उनको जाके बात की कि भाई मुझे ये इस तरीके से बिज़नेस करना है। तो उन्होंने बोला कि मैं तुझे केसर दूंगा लूज, और तू उसको पैकिंग करके बेचना है। पैकिंग भी मैं करवा के दूंगा, अमाउंट आपको कैश नहीं देना है। तो मैं वहाँ से लगभग 250 ग्राम, आधा किलो, पहला 250 ग्राम से चालू किया था। 250 ग्राम केसर सूरत लेके आके पैकिंग करवा के अलग अलग जगह पे जाके दुकानों में वगैरह सप्लाई करता था। ऐसे करते करते हम लोगों ने साथ में एक मेहंदी का भी व्यापार चालू किया। मतलब वो इतना कुछ चला नहीं, केसर में हमारा मतलब अच्छा सा जैन मंदिरों में वगैरह केसर हम लोग सप्लाई करते थे। लगभग 4-5 साल कंटिन्यू काम करने के बाद में मतलब इतना विकास जितना होना चाहिए था, जो चीज़ चाहिए थी वो मिली नहीं, और टेक्सटाइल में वगैरह कोई जानता नहीं था तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद में मेरे यहाँ एक पहचान वाले थे, गुजराती है, वो फैमिली वहाँ बेंगलोर रह रहे थे।
तो मेरे मामा भी, कजिन सेकंड मामा जो है वो वहाँ पर बेंगलोर थे, उनको मैंने उनसे बात की तो वो बोले ठीक है तू बेंगलोर आ जा, मैं बेंगलोर में कुछ सेटअप कर ले। तो हम लोग 2009 में मैं बेंगलोर चला गया। बेंगलोर जाने के बाद मैंने उनका जेरोक्स मशीन का काम था, मैंने उनके साथ में 2 साल जॉब की। जॉब ऐसी थी कि मतलब कोई सैलरी वगैरह नहीं थी मेरी, बस आप आओ रहो, क्योंकि बैकग्राउंड पीछे अच्छा था नहीं कि भाई जाके ऐसा कोई बोले कि मतलब कि मुझे 2000 या 5000 सैलरी चाहिए, रहने के लिए मिल जाए और काम सीखने के लिए मिल जाए, इतना ही काफ़ी था मेरे लिए। तो 2 साल मैंने उनके वहाँ पे पूरा काम किया, काम सीखा, देखा। फिर मुझे पता चला कि अब धीरे धीरे मुझे इस लाइन में आना चाहिए। तो मैंने जेरोक्स मशीन, उस टाइम मामा जेरोक्स मशीन इंपोर्ट करते थे, मैं वो जो इंपोर्ट करके लेके आते थे उनके पास 5 मशीन, 7 मशीन, 10 मशीन लेकर उसके स्पेयर पार्ट निकाल कर अलग अलग जगह पे सप्लाई करता। तो वो करने से बहुत सारे नॉलेज, और लगभग मैंने 4-5 साल ये कंटिन्यू काम किया। तो उससे मुझे मेरा मतलब मैं समाज से पहले से जुड़ना चाहता था, मंदिर वगैरह में आना जाना था, तो लोगों से कांटेक्ट हुआ, कुछ इन्वेस्टर मुझे मिले, उन्होंने बोला कि तू कंटेनर खरीद ले। तो उस टाइम कंटेनर लगभग 30 लाख 35 लाख रुपए के कंटेनर आते थे। ऑल ऑफ अ सडन जिसका आप असेंबलिंग का काम करते थे, आपको इन्वेस्टर मिल गया। इन्वेस्टर मेरी नसीब में ऐसा समझ लो कि मतलब एक ऊपर वाले की कृपा रही है कि इन्वेस्टर मतलब मुझे पहले से ही मिल जाता था। जब हम लोग पालमपुर में भी थे तो हमारे पास कुछ था नहीं, तो पहला इन्वेस्टर एक प्रवीण जी करके थे, जैन थे, उन्होंने सीधा 25,000 रुपये मेरे उस टाइम 2004 में उन्होंने मुझे पहले बिज़नेस के लिए लोन दी, बोले 25,000 रुपये ये तो रख और बिज़नेस चालू कर। तो इन्वेस्टर की आज दिन तक कभी मुझे कमी महसूस नहीं हुई, दिक्कत नहीं आई। जहाँ मेरे को अगर व्यापार मिला तो इन्वेस्टर ऑटोमेटिकली ऊपर वाला कहीं से भेज देता। आपको सिर्फ व्यापार चाहिए, दिमाग में आइडिया चाहिए, इन्वेस्टर आपके लिए ऑलरेडी रखा ही है। और आज भी यही है, अगर आपके पास व्यापार है तो इन्वेस्टर की कोई कमी नहीं है, इन्वेस्टर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत सारे हैं, बस व्यापार की कमी है। व्यापार आप अच्छे आइडियाज़ लेके आओ, लोग बहुत सारे आइडियाज़ लेके आते हैं पर सक्सेस बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। मैं मानता हूँ कि 2-5% लोग ही सक्सेस होते हैं, बाकी 95% लोग आइडिया, कभी कभार ऐसा भी होता है 6 महीने 12 महीने आपने कोई काम किया, नहीं चला तो आप उसमें थक जाए। जैसे मैं 2004 में थक गया था, फिर 2000 वापस मैं बेंगलोर आया, मैंने माइंड चेंज किया। हो सकता है मैं उस लाइन में होता तो आज उसी लाइन में रहता, मेरा कहीं नसीब और लिखा हुआ था, तो मैं बेंगलोर आ गया। बेंगलोर मैंने 4-5 साल काम करने के बाद में फिर मेरी उस दौरान बीच में मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद में वाइफ मेरी लाइफ में आने के बाद में मेरा एक टर्निंग पॉइंट आया, उसने मेरा माइंड सेट किया कि लाइफ में मुझे क्या करना है, कैसे करना है। पहले मेरे कैसा काम था कि मतलब अलग अलग दिशाओं में, कभी ये धंधा अच्छा नहीं है, उसका धंधा अच्छा है, वो अच्छा है, ये सारा ढूंढता रहता था। फिर उसने एक माइंड सेट किया अपने को करना ही यही है, जेरोक्स मशीन का ही करना है, तो भाई ठीक है जेरोक्स मशीन का ही करेंगे आगे। तो इस टाइप की पूरी लाइफ रही है। और उसके आने के बाद में मेरा माइंड सेट हो गया कि भाई मुझे कुछ करना है, एक जिम्मेदारी आ गई तो कुछ करना है। ये आप बात कर रहे हो 2019 से 2014 के बीच में। 2009 से 2014 के बीच में। 14 के बाद मैं बेंगलोर से वापस सूरत की ओर आ गया। वापस अच्छा। मुझे सूरत ने खींच लिया। अपनी वाइफ ने बोला कि मुझे सूरत, हाँ, उसको बेंगलोर पसंद नहीं था और अच्छा। बोले कि मैं बेंगलोर में रह रही हूँ, आप जो भी स्पेयर पार्ट जो आते थे उसको बेचने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ता था, फोर्ट मुंबई आना पड़ता था, फाउंटेन आना पड़ता था, उसके बाद में वलसाड़ आता था, सूरत आता था, अहमदाबाद आता था। तो ज़्यादातर तो आप गुजरात में ही रहते हो, तो मुझे उसको बेंगलोर पसंद नहीं था। उसके रिलेशन बहुत सारे थे वहाँ पर सूरत उसको पसंद था और मुझे भी सूरत पसंद था। मैंने एक चीज़ सोच के रखी थी कि मैं बेंगलोर से पैसा कमाकर सूरत शिफ्ट हो जाऊँ और मुझे इतना पैसा चाहिए कि मेरा सूरत में घर का घर हो सके। बिजनेस तो हम बाद में ढूंढ लेंगे। तो 2014 में हम लोग मैंने फाइनली डिसीजन कर लिया कि भाई सूरत में रहेंगे। आपकी वाइफ वैसे है कहाँ पर? राजस्थान, पाली जिले से। अच्छा, पाली से ही है? पाली जिले। मेरा भी एक फ्रेंड पाली से ही है। अच्छा, हाँ। फिर बताइए। फिर उसके बाद में हम लोग 2014 में हम लोग सूरत आ गए। 2014 में सूरत आने के बाद में मैंने 2000 यहाँ पे घर लिया। कतारगाम हम लोगों ने पहले शुरुआत वहाँ से की थी। कतारगाम घर लेने के बाद में मेरा रूटिंग रहता था बॉम्बे। हम लोग चेन्नई से माल लेके आते थे और सूरत, चेन्नई से बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद सप्लाई करते थे। धीरे धीरे यहाँ आने के बाद में मतलब ये पता चला कि पैसा चाहिए, क्योंकि बेंगलोर में इन्वेस्टर था, सूरत में इन्वेस्टर नहीं था। तो मेरे आसपास में काफ़ी जैन फैमिली थी, गुजराती परिवार थे, तो उनसे मैंने बातचीत की कि भाई मेरा ये बिज़नेस है। तो ज़्यादातर गुजरात के अंदर डायमंड वाले जो इन्वेस्टर होते हैं, डायमंड में जो काम करते हैं, वो नया बिज़नेस सेटअप नहीं करते। तो उनको मेरे बिज़नेस में दिलचस्पी थी, तो उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे लोन देना चालू किया।
तो लोन के माध्यम से मैंने धीरे धीरे यहाँ पर पहला कंटेनर मैंने सूरत में आके खरीदा था। किस चीज़ का था वो? जेरोक्स मशीन। जब अच्छा। चेन्नई में सारे इंपोर्ट जितने भी मशीनें हैं जो चेन्नई में उतरती थी, चेन्नई में आपके पास पैसा है तो आपको अंदर जाने के लिए एंट्री मिलेगी, पैसा नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते। मतलब आप वहाँ पे कंटेनर जैसे ही वो नीचे उतरता है, वो इतनी मशीनें अंदर, आपके पास पैसा है तो आप तुरंत निकाल के लेके जाओ। अगर आप 10 मिनट भी लेट हो गए तो वहाँ कोई काम नहीं। तो मुझे याद है कि 2014 में मैं लगभग 35-36 लाख रुपए इकट्ठा करके सूरत से, तब मुझे मतलब 3 इन्वेस्टर थे मेरे पास, और तो 35 से 36 लाख रुपए 1% ब्याज से लेकर मैंने वो पहला कंटेनर खरीदा था। और वो कंटेनर मैं वहाँ से बॉम्बे, चेन्नई से लेकर बॉम्बे लेके आया था। बॉम्बे में मैंने विरार के पास एक गोदाम लिया था। गोदाम लेके मेरे पास एक अच्छा इंजीनियर था जो यूपी से था, वो मशीन के बारे में सारा कुछ जानता था। मुझे आइडिया कुछ नहीं, मैंने सिर्फ खरीद लिया। अब उसको बेचना कैसे, क्या करना है, वो कुछ आइडिया नहीं। तो उसने मेरा बहुत मुझे हेल्प की। उसने मशीन के सारे स्पेयर पार्ट वगैरह निकाल के बॉम्बे में अलग अलग एरिया में, अहमदाबाद, सूरत में सप्लाई करके, तो वो सक्सेसफुल जर्नी रही मेरी। मतलब वो मेरा पहला कंटेनर जो था उसका मैंने लगभग 50% मार्जिन के साथ में, क्या बात है, उसको सेल किया। तो मतलब आपने वो इन्वेस्टर्स के तो मैंने लगभग 3 महीने में उनके पैसे पूरे रिटर्न दे दिए थे। और वही मेरी सबसे बड़ी मेन जीत ही वही है कि जब मैंने किसी के पास अगर पैसा लिया है, उसको बोल दिया कि भाई 2 साल में ये पैसा वापस नहीं कर पाऊंगा, तो और 3 महीने में जब आप वो पैसा रिटर्न कर देते हो तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा वो आपको भी पता है कि आप अगर 2 साल के लिए किसी के पास पैसे ले रहे और 3 महीने में रिटर्न करोगे तो रिस्पांस अच्छा मिला। उसके बाद में मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सामने से ही बोलने लगे और कोई भी माल आए तो बता देना। बस वो ये जर्नी रही। और 2016 से हम लोगों ने मशीन के साथ साथ में बॉम्बे आना जाना ज़्यादा था। टॉयज़, जितने गिफ्ट आर्टिकल, टॉयज़ जो सूरत के अंदर लगभग टॉयज़ का कोई बड़ा व्यापारी नहीं था, तो हमने टॉयज़ वगैरह परचेज़ करना चालू किया बॉम्बे से। और मेरे छोटा भाई है, उसको, उन दोनों को भी पालनपुर से यहाँ सूरत बुला लिया। उसको बोला कि भाई ये टॉयज़ का व्यापार है, खरीद के मैं लेके आऊँगा। खरीदने में मेरी मास्टरी थी, बेचना मुझे नहीं आता। बेचने में मेरा एक सबसे छोटा भाई है, अरियंत नाम है, वो बेचने में मास्टर है। उसको कैसे बेचना है किसी भी चीज़ को, मेरा ये पहले से ये काम रहा है। मैं खरीदी में 10 रुपये कम करवा सकता हूँ, बेचने में मुझे नहीं आता है सामने वाले को कैसे बेचना है। वो उसकी हेल्प मिली, तो उसके हिसाब से टॉयज़ का व्यापार मेरा 2 साल जैसा कंटिन्यू रहा। फिर पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी, व्यापार जैसे जैसे बढ़ता गया तो इन्वेस्टर भी चाहिए था, पैसे कहाँ से लाए। फिर 2017 में लगभग GST आ गया था, तो पैसा बाज़ार से उठाना मुश्किल हो गया था। फिर हमने 2018 में चिंतामणि इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी खोली। उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट खोलने का मेन मुद्दा ये था कि लोगों को विश्वास बैठेगा। आप ये इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है। आप 2 साल के लिए पैसे लेते थे, हाँ, आपने 3 महीने में रिटर्न कर दिया, तो अब अभी आपके पास इतने सारे इन्वेस्टर हो गए मेरे पास हो गए थे कि जैसे कि 3 लोगों से मैंने लिए तो वो 3 किसी और को बोलते तो भाई ये सेफ है। और हमेशा जैन समाज के अंदर इन्वेस्टर आपको, अगर आपका छोटा व्यापार है, इन्वेस्टर आपको अगर जैन है, जैन में कभी भी ये प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपका बैकग्राउंड क्या है। आप जैन हो तो पैसा मिल जाता है। जैन का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है। और फिर मैंने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली, चिंतामणि इन्वेस्टमेंट, जिसकी स्थापना मैंने, चिंतामणि का नाम तो मैंने 2015 में ही लॉन्च कर दिया था। सबसे पहले मार्केटिंग ओपन की थी। उसके बाद में 2018 में मैंने चिंतामणि इन्वेस्टमेंट करके कंपनी चालू की। उसमें मैंने लगभग 3 महीने के अंदर 2 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। क्या बात है, 3 महीने में 2 करोड़ रुपए। मेरे पास लगभग 12 से 13 इन्वेस्टर थे। 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके हम लोगों ने 2 कंटेनर खरीदे सबसे पहले, और साथ में टॉयज़ और गिफ्ट आर्टिकल का भी काम था, तो वो भी परचेस करते रहे और चलता रहा। तो लगभग ये पूरा 2 साल तक कंटिन्यू चलता रहा। मतलब पैसे वापस रिटर्न मांगने वाले रेडी नहीं थे। मतलब जो भी हमको पैसा देता था वो ये बोलता था कि भाई लॉन्ग टाइम के लिए लेना है तो लो, क्योंकि मैंने 3 महीने में रिटर्न कर दिया था। हाँ। लॉन्ग टाइम में अगर आपको रखना है तो ही पैसा है, वरना नहीं है। मतलब मैं हमेशा क्या करता था कि जैसे कि कंटेनर आया, 3 महीने में मैंने कंटेनर भेज दिया, वो पैसा आता था तो घर में रखने पड़ते थे, तो पैसे में रिटर्न दे देता था। तो उनको भी ऐसा लगा भाई ये पैसा लेता है, वो भी कहीं से बाहर से पैसा उठा के देते थे, या कहीं सेफ पैसा उनका जहाँ पड़ा है वहाँ से देते थे। तो फिर मैंने लॉन्ग टाइम, ठीक है भाई मैं लॉन्ग टाइम रखूंगा पैसा। लॉन्ग टाइम के चक्कर में ऐसा रहा कि भाई व्यापार, कंटेनर आपका रोज नहीं आ रहा है, पर मंथ नहीं आता है। जब आता है फायदे का सौदा, वो 6 महीने में एक ही बार आता है। और अगर आपने 2-4 कंटेनर ले लिए तो उसको बेचने में आपको लगभग 6 महीने निकल जाते। तो 6 महीने में पैसा तो वो फ्री हो जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद तो कंटेनर आता ही नहीं है, तो वो पैसा आप कहाँ लगाओगे। फिर 2000 लगभग में हमारे सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट को, या ये समझ लो कि एक भगवान का आशीर्वाद रहा
तो शेयर बाज़ार हमारे आसपास वाले लोग शेयर बाज़ार में ज़्यादा काम, हीरा बाज़ार में मेरी मेन डायमंड मार्केट में बैठना उठना था, तो शेयर बाज़ार का नॉलेज धीरे धीरे आने लगा। तो मैंने ज़्यादातर लगभग मेरा जो कैपिटल था उसका 80% हिस्सा मैंने शेयर बाज़ार में डाल दी 2020 में जनवरी मंथ में। जनवरी मंथ में कोविड से तुरंत बाद। कोविड, मुझे पता नहीं था कोविड आने वाला है। अच्छा। कोविड तो हमारे लिए एकदम मस्त टर्निंग पॉइंट था। मैंने जनवरी महीने में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि मेरे पास लगभग अच्छी खासी रकम थी, 2-3 करोड़ रुपए उस टाइम मेरे पास बैलेंस था। वो पैसा मैं, अगर मेरे पास कोई बिजनेस उस टाइम कंटिन्यू नहीं था कि भाई इसको कंटेनर आएगा तब लेना है, तो वो तब तक मैं वो पैसा वापस दूंगा तो इतना पैसा वापस मिलेगा नहीं जी। अगर किसी को दे दिया वापस तो मिलेगा नहीं, तो मैंने वो शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर लिया। अच्छा। शेयर बाज़ार में सबसे पहला मेरे एक बहुत अच्छे मतलब मार्गदर्शक को, या जो सुरेश जी राठी करके है, जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं, अग्रवाल फैमिली से है, उनके पास मैंने सलाह ली। वो उनसे मतलब मैं अच्छा परिचित हूँ। जोधपुर मेरा जब जाना होता है तो उनके पास, तो वो राजस्थान के मतलब शेयर बाज़ार के किंग है। अच्छा। तो उनसे मैंने पूछा भाई ऐसा ऐसा है, तो बोले शेयर बाज़ार में, उन्होंने कुछ 10-15 नाम दिए, बोले इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, मुनाफे की गारंटी मैं नहीं देता हूँ पर लॉस कम से कम होगा इतनी मैं गारंटी देता हूँ। बाकी उन्होंने तो एक ही चीज़ बोली, बिजनेस करो, शेयर बाज़ार आपके लिए नहीं बना है। फिर माना नहीं, लालच था थोड़ा बहुत। तो मैं जब यहाँ आया तब लोग मुझे मतलब अदानी के नाम से, लोग मुझे आज भी डायमंड मार्केट के अंदर अगर कोई मेरा नितिन मेहता कोई नहीं जानता, सब लोग ये बोलते हैं अदानी के नाम से मुझे लोग जानते, क्योंकि मैं अदानी के बारे में ज़्यादातर बात करता रहता था। तो मैंने सोचा ये अदानी इतना पैसा कमा रहा है, तो उस टाइम कुछ 230 रुपये की रेंज थी अदानी एंटरप्राइज। हाँ, जब मुझे मतलब आइडिया नहीं था शेयर बाज़ार क्या चीज़ होती, तो मैंने कुछ अदानी एंटरप्राइज में 2.25 करोड़ रुपए जैसा कुछ इन्वेस्ट किया, और 64 लाख रुपए मैंने कुछ, मेरे पास 2.5 करोड़ का बैलेंस था, और सारा मैंने मतलब 2.25 करोड़ रुपए जैसे मैंने अदानी एंटरप्राइजेज, और 64-65 लाख रुपए टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर दी। और वो इसलिए किए थे 2-3 महीने इसमें रखूँगा, बाद में कोई व्यापार आएगा तो कर लूँगा। उसके बाद में लगभग मार्च से कोरोना लग गया तो मार्केट सीधा नीचे आ गया, लगभग 25% मार्केट नीचे आया था। नीचे आ गया तो मतलब बहुत टेंशन हो गई थी कि ये क्या किया मैंने, क्योंकि मेरी वो लाइन नहीं थी, व्यापार तो अच्छा खासा चल ही रहा था। तो उसमें कुछ पास वाले जो लोग थे जो शेयर बाज़ार के बारे में जानते थे, उन्होंने भी यही बोलना चालू कर दिया शेयर बाज़ार गिर गया वगैरह। ये तो शेयर बाज़ार कभी वो देखा ही नहीं था, ऊपर नीचे कैसे जाता है, वो तो बिना पूछे बिना देखे कर लिया था काम। तो 2-3-4 महीने तो पूरा कोरोना ही चला, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने लगा। फिर जैसे हम लोग कोरोना काल में जब व्यापार खुला, पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ था, तब हम लोगों ने बॉम्बे, बेंगलोर वापस अपने बिजनेस के लिए राउंड मारा, तो आगे कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। मतलब ये समझ लो कंटेनर नहीं आ रहे थे, आना जाना सब बाहर से बंद था। उसके बाद में व्यापार भी इतना नहीं चल रहा था, ठप हो गया था। कुछ पैसे बाहर माल उधार दिया हुआ था, तो वहाँ से पैसे कुछ पार्टी फिनिश ही हो गई थी। तो शेयर बाज़ार ही एक जरिया था हमारे पास। अब हमारे पास 2.5 करोड़ रुपए है, 2.5 करोड़ के अंदर ही खेल करना है। वो 2.5 करोड़ का मेरे पास बैलेंस था, उसके अलावा कुछ नहीं था। ये समझ लो मार्केट में आपका कुछ 70-80 लाख रुपए की मेरी उधारी थी, उसमें से 25% भी पैसे नहीं आए। फिर उसके बाद में एक 3-4 महीने निकलने के बाद में शेयर ऊपर जाने लगे तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा भी आया कि आपका पैसा जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना हो गया, कवर हो गया। उसको कवर हो गया, उसको निकाल दो। बोले नहीं, निकालेंगे कैसे, 80-90 लाख रुपए का तो ऑलरेडी आपका बिजनेस में नुकसान हो गया, तो वो कवर होने दो। धीरे धीरे एक मतलब ये समझ लो कि मई और अप्रैल से लेकर जून का महीना ऐसा था कि शेयर बाज़ार मतलब थोड़ा फास्ट लेवल में जाने लगा। कुछ लोगों ने बोला पैसे निकाल दो। तो एक चीज़ मेरे सबसे अच्छी ये है कि मैंने जो भी डिसाइड किया खुद ने किया। आज नहीं तक कभी किसी ने बोला है कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, मैं सुनता सबकी था, करता वही था जो मुझे पसंद है। तो लगभग 2022 उसमें मैंने कुछ 10% या 20% जैसे शेयर बेचकर, जितना मुझे ज़रूरत थी उतने बेचे, बाकी कैसे ऐसे रखे। वो शेयर मैंने बेचने चालू किए 2022 दिवाली के बाद। ओके। तब तक उस शेयर की वैल्यू हो गई थी, मेरा जो कैपिटल था वो 10 गुना बढ़ गया। 10 गुना बढ़ गया। 10 गुना ऐसा था कि लगभग 230 रुपये में जो हमने खरीदा था वो 3000 प्लस हो गया था। क्या बात है। 2022 दिसंबर एंड तक हम लोगों ने तो दिवाली के आसपास सेल कर दिए थे, और वापस मन बना लिया था कि अपने को बिजनेस, अब अच्छा खासा पैसा अपने पास है, अपने को बिजनेस में जाना है। क्योंकि शेयर बाज़ार का नॉलेज नहीं था, एक ही चीज़ देखते थे रोज़ सुबह उठ के गूगल पे अदानी एंटरप्राइजेस क्या रेट है,
या टाटा क्या रेट है, बाकी के कौन से शेयर है क्या है कोई आइडिया नहीं था। ये दो ही थे और ये दो हमारे लिए मतलब ये था। टाटा तो मेरा फेवरेट था ही, क्योंकि मैं टाटा को ऑलरेडी फॉलो कर रहा था। तो टाटा मोटर्स मैंने इसीलिए लिया था कि भाई टाटा की कंपनी है, डूबेगा नहीं शेयर। बाकी नॉलेज नहीं था टाटा क्या करती है क्या नहीं करती, कुछ आइडिया नहीं उस टाइम। तो अभी पता है कि टाटा एक टाइम पे ऐसी कंपनी थी कि टाटा की गाड़ियाँ नहीं चल रही थी वगैरह, फिर भी मैंने टाटा मोटर्स लिया, तो वो गलती की थी। पर उस टाइम से टाटा भी ग्रो करने लगा और अदानी इंटरप्राइजेज भी ग्रो करने लगा, तो वो हमारा एक टर्निंग पॉइंट था। 10 गुना पैसे बना लिए। जी जी। फिर क्या किया ये? बस तब जैसे वो अमिताभ जी बोलते हैं ना, क्या कीजिएगा इतने पैसों का, आपने क्या किया? मैंने लगभग ये समझ लो कि जैसे ही जो पैसे जो अमाउंट मैंने जो चीज़ कभी सोची नहीं थी लाइफ में, कभी नहीं सोची थी कि इतना पैसा मेरे पास हो सकता है। तो जैसे ही 3,000 के ऊपर की जब रेट आ गई अदानी इंटरप्राइज की, तब मैंने एक चीज़ सोची कि भाई शेयर बाज़ार ही जितना फास्ट पैसा आता है ना उतना फास्ट टिकता नहीं है। ये मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यू देखे हुए हैं, काफ़ी लोगों के मतलब उनकी लाइफ देखी हुई है। तो शेयर बाज़ार में इतना इंटरेस्ट नहीं था। जो सब होता है ना भी लालच, आपके पास पैसा है तो 10 गुना हो गया, बस आप यही काम करो। काम आपको वहीं खींचता है जहाँ आपका मन कह रहा है। मेरा मन यही था मुझे बिज़नेस ही करना है, क्योंकि हम मारवाड़ी फैमिली में एक चीज़ होती है, मारवाड़ी लोग बहुत कम मात्रा में शेयर बाज़ार के अंदर, अभी की जनरेशन आ रही है, पहले लोग बिज़नेस ही करते थे। तो 2000 जैसे ही मैंने 2022 में अपना लगभग 80% हिस्सा शेयर बाज़ार से वापस रिटर्न ले लिया था। रिटर्न लेने के बाद में हम लोग टेक्सटाइल में आना चाहिए। तब तक मैंने सूरत में काफ़ी लोगों से मेरी पहचान हो गई थी, तो लगभग 2023 में हमने चिंतामणि फैशन की स्थापना की। चिंतामणि फैशन टेक्सटाइल का एक ये हिस्सा था कि भाई हम लोग ग्रे कपड़ा लेते थे, मतलब कपड़ा लेकर हम लोग वर्क करके राजस्थान में सप्लाई करना। और राजस्थान मेरा मेन ये है कि राजस्थान में व्यापारियों को मैं जानता था, राजस्थान मेरा आना जाना था। तो मैंने सोचा टेक्सटाइल हमारा बिज़नेस है नहीं, पर राजस्थान की लाइन है तो वहाँ से पैसा डूबेगा नहीं। लोगों ने पहले से ही जैसे हमने एंट्री की तब लोगों ने बोल दिया था, बोले टेक्सटाइल तो ख़त्म हो गया है, टेक्सटाइल कभी भी आप कोई भी बिजनेस लोग छोड़ रहे हैं और हम जुड़ रहे हैं। तो हमारे पास कोई इतना अच्छा व्यापार था नहीं, तो बोले कि टेक्सटाइल ही अच्छा, कम से कम कुछ नहीं तो आपकी जो मूड़ी है वो तो सेफ रहेगी। तो हमने टेक्सटाइल में एंट्री की। टेक्सटाइल में एंट्री करने के बाद में हमको कोई टेक्सटाइल में जानता ही नहीं था। चिंतामणि ग्रुप क्या है क्या चीज़ है किसी को आइडिया नहीं थी। कुछ लोग सेलेक्टेड लोग जानते थे, टेक्सटाइल में कुछ नहीं जानते थे। फिर हम लोगों ने आरकेटी मार्केट में दुकान ली। दुकान लेने के बाद में एक वक्त ऐसा था कि पहली बार में हमको माल भी नहीं मिला। और मेरी शुरू से आदत रही है, मैं कभी किसी के रेफरेंस से काम नहीं करता। करूँगा तो अपने बलबूते पे, बाकी किसी का रेफरेंस नहीं दूंगा कि भाई ये आदमी मुझे जानता है और इसके ये पहचान वाला है और ये दे दो। क्योंकि कोई भी इंसान रेफरेंस अपने सामने बोल सकता है कि भाई हाँ मैं दे दूंगा, पर जब सामने वाला ये बोलता है कि मैं इसको 50 लाख का माल दे रहा हूँ तो वो रेफरेंस कहीं ना कहीं वो अटकेगा। तो मुझे पता है रेफरेंस ज़्यादा मायने नहीं रखते। हाँ पहली बार आपको ऐसा लगता है माल नहीं मिलेगा, तो हमने जैसे ही एंट्री की तो बोले माल लिखवाया, तो 2-3 दिन माल आया नहीं। फिर हमने कैश पे वो जो शेयर बाज़ार से जो पेमेंट निकाला हुआ था, तो कैश में हमने लगभग 4-5 महीने कंटिन्यू कैश में परचेस किया और उधारी में सेल की। फिर आगे उसके बाद में धीरे धीरे मार्केट को समझा, राजस्थान गए। राजस्थान की लाइन के सारे गारमेंट्स वगैरह वही बनाते थे। व्यापारी हमारे पास थे नहीं, दलाल ब्रोकर हमारे पास थे नहीं, तो ब्रोकर से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। तो फिर हम लोग राजस्थान में छोटे छोटे गांवों में गए, वहाँ को लोगों को समझा क्या चाहिए उनको। पहले एक साथ में मेरे एक पार्टनर भी था जिसको नॉलेज था, वो 2-3-4 साल से जॉब कर रहा था कंटिन्यू। उसको मैंने अपने साथ लिया। साथ लेने के बाद में धीरे धीरे उसको राजस्थान लेके गया। वो कपड़े के बारे में सारी नॉलेज थी उसको, तो धीरे धीरे हमको ऑर्डर मिलने लगे। तो ऐसे करके हमने लगभग 1 साल के अंदर, मतलब टेक्सटाइल हमारा बिजनेस नहीं होते हुए भी हमने 12 से 13 करोड़ रुपए की सेल की। जो अच्छे व्यापारी जो सूरत में अच्छे व्यापारी पुराने बैठे वो भी इतना नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगा कि ये हमारे लिए लाइन परफेक्ट है। और हमने और मेरे एक पार्टनर है, उनसे मिलकर हम दोनों ने 12 से 13 करोड़ रुपए की सेल करके भाई ये मन बना लिया कि अपने को टेक्सटाइल में ही रहना है। ये टेक्सटाइल में सूरत के टेक्सटाइल में अभी ऐसी बात चल रही है या सुनने में आया है कि सूरत का टेक्सटाइल बिजनेस उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में शिफ्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द लेबर प्रॉब्लम। यहाँ पर लेबर प्रॉब्लम जो है, मजदूर लोग बोलते हैं उनके काम पे आने का वो सब का दिक्कत रहती है, उनकी अवेलेबिलिटी जो रहती है। क्या ये बात सही है?
कि सूरत का टेक्सटाइल बिजनेस आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में शिफ्ट हो रहा है, लोग वहाँ पर प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं? नहीं, मैं ये चीज़ें नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि कभी कभी क्या होता है, कोई हवा होती है। आप अगर आपके मजदूर अगर वहाँ से आ रहे हैं, कोई बोल रहा है बिहार से आ रहे हैं या यूपी से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो नहीं आएंगे तो व्यापार नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, व्यापार तो चलेगा ही। और सूरत को तो सिल्क मतलब एक गिफ्ट में मिला हुआ है। तो कोई अगर सूरत सिटी इतनी डेवलप हो रही है, इतना जो आज सूरत को मिल रहा है, वो मुझे नहीं लगता किसी राज्य को इस तरीके की सुविधा, और जो यहाँ पर टेक्सटाइल वालों को या डायमंड इंडस्ट्रीज को जो मोदी जी प्रोवाइड करवा रहे हैं जो सुविधा, तो वो सूरत छोड़कर बाहर जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। एक और चीज़ है मुझे इसमें ये भी जाननी है, क्या सूरत का टेक्सटाइल बिजनेस उधारी पे चलता है? बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, उधारी पे चलता है और लॉन्ग उधारी में चलता है। लॉन्ग उधारी में? बिल्कुल। कितना पैसे उधारी में होंगे लोगों के? वो इतना आइडिया नहीं लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा ये नया बिजनेस है। पर ये है कि अगर उधार माल नहीं बेचेंगे तो लगभग आपकी सेल आधी हो जाएगी, आधी से भी कम हो जाएगी। आधी से भी कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये एमएसएमई का जो गवर्नमेंट का नया पॉलिसी आई, उससे क्या फ़र्क पड़ा टेक्सटाइल में? उसमें शुरू में बहुत फ़र्क पड़ा था। आज मैं मेरी कंपनी के बारे में बात करूँ तो एक टाइम में तो ऐसा हो गया था कि अब माल बेचेंगे कैसे, क्योंकि सामने वाले जितने भी व्यापारी, हमारे व्यापारी जो वो एमएसएमई में किसी भी दायरे में नहीं है, उसके अलावा आप तो एमएसएमई की बात छोड़ो, जीएसटी के दायरे में भी नहीं है। सामने वाले कुछ व्यापारी है, सेलेक्टेड व्यापारी जो राजस्थान के छोटे छोटे गांवों से है, वो जीएसटी के, वो तो बस आप कपड़ा मंगा लेते और सेल कर देते। फिर भी उन्होंने धीरे धीरे हम लोगों ने बात की, भाई जीएसटी बिना माल नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि मेरा पहले से ही है, हम लोग हमेशा काम तो पक्के में ही करेंगे। और पहला ये है कि अगर आपके पास पक्के का पैसा है तो ही आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हो। आप कैश लेकर कभी भी कोई बिज़नेस, आपका डूबने का चांसेस वगैरह ज़्यादा रहेगा। तो काफ़ी क्लाइंट हमारे जीएसटी की वजह से जुड़े भी नहीं हमसे, धीरे धीरे उनको समझाया। काफ़ी लगभग 15-20 लोग तो ऐसे जिनको जीएसटी हमने दिलाया, प्रोसेस हमने करवाई। उसके बाद में जैसे एमएसएमई की आपने बात की, तो एमएसएमई में ऐसा है कि लगभग 2-3 महीने तक बहुत तकलीफ रही। हमको जो तकलीफ हुई वो बताता हूँ मैं आपको। हमारी मार्केट में लगभग बहुत सारी उधारी थी, सामने से पैसा एमएसएमई में लोग थे नहीं, तो वहाँ से आने वाला नहीं था, और हमको 31 मार्च के पहले पैसे चुकाने थे। तो ये हमारा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हमारे लिए एक बहुत मुसीबत लेकर ये समय आया था कि हम ये पैसा कैसे चुकाएंगे, क्योंकि मार्केट में हम इतनी जगह बना चुके थे कि मार्केट से जो कपड़ा लेते थे वो डायरेक्ट कपड़ा जब लेते हमको लगभग 2 महीने की उधारी में कपड़ा मिलता है। तो कपड़ा लेकर बनाकर पार्टी को पहुंचाते, तब तक 1 महीना तो ऐसे ही निकल जाता है। 1 महीने बाद जब पार्टी के पास कपड़ा पहुंचता है तो उसका पेमेंट 3 महीने 4 महीने के अंदर आता है। तो बीच में का जो गैप था, उस गैप को एमएसएमई ने ख़त्म कर दिया। एमएसएमई मतलब हमारे लिए ऐसा था कि हमको तो सूरत में ही पेमेंट करना ही है तो करना ही है, क्योंकि हमको सूरत में व्यापार करना है तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। और सामने वाले को तो कोई ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं नहीं हूँ तो मेरा कोई भाई कपड़ा बेचेगा, हमको तो व्यापार करना है, मार्केट में वैल्यू रखनी है। और हमारा पहला साल था तो वैल्यू सबसे बड़ा, मतलब मेन मुद्दा हमारा वैल्यू ही था। तो हमने जैसे तैसे करके जो हमारा इन्वेस्टमेंट, तब भी शेयर में हमारा अच्छा खासा इन्वेस्ट था, उसको भी निकाल कर हमने एमएसएमई में कुछ नुकसान के सौदे भी किए। एमएसएमई में हमने एकदम क्लियर किया, लोगों का पेमेंट क्लियर करने के बाद हमारी वैल्यू और 4 गुना ज़्यादा और अच्छी बढ़ गई, क्योंकि लोगों ने ऐसा सोचा था कि पहला ईयर है तो इतना पैसा अच्छे लोग नहीं दे पाए थे, लोगों ने सेटल किए, पर हमने पूरा क्लियर किया। एक कक्षा भी नहीं पढ़ने वाला नितिन मेहता आज कितने बिजनेसेस मैनेज कर रहा है? आज हमारी लगभग 12 ब्रांच ऐसी है जिसमें हम लोग पार्टनर है, और खुद की चिंतामणि के दायरे में जो 100% ये बोल सकते हो कि चिंतामणि उसको चला रहा है। तो चिंतामणि इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंस का काम करती है, उसके अलावा चिंतामणि फैशन जो वर्क मटेरियल में सारा काम करती है। अभी हमने 2024 में जनवरी मंथ में ही एक सीएम इंटरनेशनल करके ब्रांड ओपन किए, जो प्रिंट जितने भी लैंग्वेज वगैरह होते हैं तो डिजिटल प्रिंट में सारा काम करती है। उसके बाद मेरा एक सपना था कि मुझे ज्वेलरी के बिज़नेस में जाना है। तो मेरा हमेशा से एक चीज़ रही है कि मुझे मतलब ऐसा काम करना है जिसमें कभी भी मंदी नहीं आए, मतलब वो व्यापार ठंडा नहीं हो, क्योंकि मुझे बिज़नेस का इतना नॉलेज नहीं है। तो काम वही करना है कि लोगों की ज़रूरत हमेशा उसकी रहे, तो और पैसा भी सेव रखना है, क्योंकि पैसा मेरा खुद का पैसा पहले से था नहीं। तो मुझे इतना पता है कि अगर ये पैसा 0 हो गया तो हम आगे
वापस ये मौका जो मिला है वो मिलेगा नहीं, जो टर्निंग पॉइंट हमको मिला था। तो हमने टेक्सटाइल को मतलब साइड में टेक्सटाइल का बिज़नेस को रोक कर, मतलब उसको जहाँ जितना था उसी में उसको सेटल करके आगे उसमें नहीं करके हम लोग ज्वेलरी के बिज़नेस में आए। ज्वेलरी में के बिज़नेस में आने का मेन कारण ये था, आपका पैसा सेफ है, आपको माल कैश में ख़रीदना है और सामने कैश में बेचना है, इसमें उधारी वगैरह चलती नहीं है, तो पैसा आपका घूमता जाएगा और आप उसमें नफ़ा ले सकते हो। तो हमने अभी मार्च महीने में ही ज्वेलरी का चालू किया है, सिल्वर का चालू किया। आने वाले समय में हम गोल्ड ज्वेलरी में एंट्री करें। नितिन भाई, आप जीतो के साथ भी कुछ एसोसिएट है, मुझे कुछ बताएंगे क्या है जीतो ने क्या रोल प्ले किया है आपकी सक्सेस? जीतो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि मेरा मतलब मैं बेंगलोर था ना, तब जीतो को फॉलो करता था, जीतो के फंक्शन में आना जाना मेरा रहा था। जीतो की मेंबरशिप लेना मेरे लिए एक सपना था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जीतो में कभी जुड़ नहीं पाऊंगा। जीतो हमेशा मेरे लिए एक ऐसा रहा है कि जीतो के जितने भी मैंने प्रोग्राम बेंगलोर के अटेंड किए, तो मतलब वहाँ जब जाता था तो लोग बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन का वहाँ आना जाना रहता था, तो मुझे लग रहा था कि भाई मुझे भी कभी इस लेवल पर पहुँचना है। पर उसकी मेंबरशिप इतनी हाई होने की वजह से वो चांस उस टाइम मेरे पास, मतलब 2 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करूँ ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं 2020 के बाद जब मेरे पास शेयर बाज़ार में, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छी खासी रकम आ गई, तो मैंने एक मतलब जीतो ही एक प्लेटफॉर्म ऐसा समझा कि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, इसके माध्यम से मैं लोगों से कनेक्ट हो सकता हूँ, एक व्यापार मिल सकता है और व्यापार को आप नई दिशा दिखा सकते हो। और जीतो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अभी जो नए यूथ है वो सारे जीतो में कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे अभी NYC आ रहा है तो यूथ के लिए आ रहा है, तो जीतो हमेशा यंग लोगों को चांसेस देता आया है, तो यंग लोगों की हमको ज़रूरत भी थी। तो जीतो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो हमने जीतो को चुना कि भाई हमें ये चीज़, और जीतो ने हमें मौका भी दिया। आज जीतो से मुझे जुड़े हुए इतना टाइम नहीं हुआ है, लगभग 1 साल जैसा ही हुआ है। मैं पहले जीतो के CP मेंबर में था, अब FCP मेंबर में हूँ, और अभी जीतो ने हमें स्पॉन्सर बनने का मौका दिया है, तो एक मार्केटिंग करने का मौका दिया है, तो जुड़ गए जीतो से। और ख़ास करके तो हमें सबसे खुशी मुझे इस चीज़ की होती है कि मुझे जीतो के माध्यम से प्रदीप जी जैसे एक ऐसा सीनियर मिला है कि उनसे जितना सीखो उतना कम है। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है वैसे, मतलब मैं कैमरे के सामने पहली बार आया हूँ तो अच्छा ही लगेगा। आपकी स्टोरी अभी तक आपने बताई, लोगों तक बहुत सारे ऐसे लोगों को इंस्पायर करेंगे जो शायद अर्ली लाइफ के अंदर कोई दिक्कत की वजह से, कोई चैलेंज की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आज बड़ा है वो पहले से ही बड़ा है, जो आज बड़ा है वो कभी तो छोटा था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे लोग जब आपकी स्टोरी सुनेंगे, आपके बारे में जानेंगे, इंस्पायर होंगे, कैसा लग रहा है ये जान के आपको? मेरे को बहुत खुशी होती है। सबसे पहले तो गौरव भाई मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस चीज़ के लिए चुना, और ये मैं शुक्रगुजार हूँ जीतो का कि जीतो ने मुझे, जीतो के माध्यम से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और मैं आने वाले यूथ के लिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमने व्यापार में कैपिटल की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं कर पाए, जिसका मुझे पता था कि इसमें मुनाफा होगा वगैरह, पर मेरे पास कैपिटल नहीं था, कैपिटल की वजह से मैं नहीं कर पाया। तो मेरा चिंतामणि ग्रुप अभी एक ही फील्ड में काम कर रहा है। चिंतामणि ग्रुप के पास पर्टिकुलरली कोई ऐसा उनके माइंड वाला बिजनेस नहीं। मेरा हमेशा से माइंड यही रहा है कि बिजनेस बहुत सारे लोगों के पास है, और नई यूथ पीढ़ी के पास तो जैसे डिजिटल के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, जैसे सोशल मीडिया वगैरह ये है तो इतना नॉलेज नहीं है, पर यूथ पीढ़ी को उसके बारे में, आज मेरा बेटा है तो वो जितना मोबाइल में वो जानता है उतना मैं नहीं जान सकता। तो आने वाले समय में यूथ जो बिज़नेस में ग्रोथ करेंगे, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमें, जो बिज़नेस जानते हो, जो बिज़नेस को एक दिशा दे सकते हैं, बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। उनको कैपिटल की ज़रूरत है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। चिंतामणि ग्रुप हमेशा ही अलग अलग बिज़नेस में अपना काम करता आया है और आगे भी वही करेगा। जैसे आपने एक ज़िंदगी में ज़रूरत होती है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, और मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि आप इस 3 चीज़ों में तो कभी भी किसी में भी उतर जाओ, कभी मंदी नहीं आने वाली। कपड़े में हम ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, अभी हम आगे रियल एस्टेट में हमारा प्लान है, और उसके बाद स्टोरेज जैसे बिग बाजार्स वगैरह ये होते हैं, तो इसमें भी हमारी फील्ड में काम चल रहा है। ज्वेलरी में हम लोग आ गए हैं, तो एक फैशन और टेक्सटाइल और ज्वेलरी हमारा एक मुद्दा हो गया है कि इंसान को जीवन में ये दोनों चीज़ें चाहिए ही चाहिए।
आगे हम लोग फूड में वगैरह उतरेंगे और रियल एस्टेट में भी एंट्री करने का प्लान है। नितिन भाई, आप सुरतीस के इस पॉडकास्ट में आए, आपकी जर्नी शेयर की, बहुत सारी ऐसी अननोन फैक्ट्स थे जो थे, लाइफ के लेसन्स के बारे में आपने डिस्कस किया। मैं सुरतीस की टीम की ओर से, सूरत की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आने वाले फ्यूचर के लिए जो भी आपके आगे प्लान्स है, आपका विज़न है, वो सब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद केयूर भाई, आपने मुझे ये मौका दिया। धन्यवाद फिर से जीतो को कि जीतो ने मुझे इस लायक समझा, मुझे स्पॉन्सर के तौर पे चुना। और मैं सभी से, आपके दर्शकों को, सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जीतो की इस एक्सपो में आइए। इन लोगों से मिलना होगा, नए लोग मिलेंगे, नए फ्रेंड बनेंगे। और यूथ को तो खास करके बोल रहा हूँ कि आप लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए और आप एक बार ज़रूर विजिट करिए। जय जिनेंद्र।